गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है और इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं। बच्चे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जहाँ तक सवाल है, इसको नरेशन भी बोला जाता है और आज मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसको क्यों बोला जाता है। बच्चे, नरेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच, जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। गौर कीजिएगा स्टूडेंट, जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। आपको अभी समझ में नहीं आया तो आपको दूसरे एग्जाम्पल के रूप में समझा देता हूँ कि जैसे हमारे और आपके बीच में जो बातचीत हो रही है वो डायरेक्ट हो रही है। कहने का मतलब है आप जो बात बोल रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ, मैं जो बात बोलूँगा वो आप सुन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। और बच्चे, दूसरी बात ये है कि जब आप डायरेक्ट स्पीच को लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत ही लिखते हैं। देखिए, जैसे रोहन इज ए गुड बॉय इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब हम बात करते हैं बच्चे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा जाता है। इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात को किसी अन्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। गौर कीजिएगा बच्चे, यदि आपके और बीच हमारे बीच कोई तीसरा व्यक्ति उपलब्ध हो और उसके माध्यम से मैं कोई बात आप तक पहुंचा दूं या आप उस व्यक्ति के माध्यम से मुझ तक कोई बात पहुंचा दें तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बात हम तक या हमारी बात आप तक इनडायरेक्टली पहुंची। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। सबसे मेन बात यह है कि इन्वर्टेड कामा के बाहर इनडायरेक्ट स्पीच को लिखा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आई से दैट रोहन इज ए गुड बॉय। ये देखिए बच्चे, गौर कीजिए, इसमें कहीं पर भी इन्वर्टेड कामा और कामा नहीं है, इसलिए ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। अब हम बच्चे आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट स्पीच को, इसको और विस्तृत रूप से आपको बताते हैं कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है और इसके कितने भाग होते हैं। देखिए बच्चे, डायरेक्ट स्पीच के भाग, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। समझिए बच्चे, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। जब तक आप इन दोनों को नहीं समझेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, आप नरेशन को नहीं ठीक ढंग से समझ पाएंगे। बच्चे, जहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब का सवाल है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तथा वर्ब होता है। एक एग्जाम्पल है बच्चे, आई से रोहन इज ए गुड बॉय। गौर कीजिए, इसमें दो सेंटेंस है, आई से एक सेंटेंस है और रोहन इज ए गुड बॉय दूसरा सेंटेंस है। गौर कीजिए, आई से इन्वर्टेड कामा के बाहर है, इसलिए क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और रोहन इज ए गुड बॉय इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसलिए क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो समझ में आया बच्चे। देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच का परिभाषा है, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। समझ में आया आपको। हाँ, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर रहेगा उसको आप रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के भीतर रहेगा उसको आप रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। इनका नाम है, इनको नाम से ही बुलाया जाता है, इनको हम नाम से ही बुलाएंगे। अब बच्चे, हमारा बात है कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। आज का यही टॉपिक है। हम देखिए, इसको पढ़ाते हैं, आप गौर से पढ़िएगा। एसर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, ये हमारा टॉपिक है और कैसे बदला जाता है इसको गौर से पढ़िएगा। सबसे पहले आता है रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब का परिवर्तन। तो देखिए बच्चे, इसमें 6 तरह का परिवर्तन होता है। जब भी से रहेगा तो आप उसको से ही रहने देंगे, जब भी सेज रहेगा आप उसको सेज ही रहने देंगे, जब भी सेड रहेगा उसको आप सेड ही रहने देंगे। किंतु जो ही बच्चे इन तीनों के साथ टू जुड़ जाएगा तो से टू को आप टेल में बदल देंगे, सेज टू को आप टेल्स में बदल देंगे और सेड टू को टोल में बदल देंगे। ये आपको 6 को याद करना पड़ेगा। से को से ही रहने देंगे, सेज को सेज ही रहने देंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे, से टू को टेल कर देंगे, सेज टू को टेल्स कर देंगे और सेड टू को टोल कर देते हैं। ये 6 चीज़ें आपको सीखने पड़ेगी। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, हम कॉमा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगा देते हैं। देखिए बच्चे, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम किसी कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं और वो कंजंक्शन असर्टिव सेंटेंस में होता है दैट। क्या होता है, दैट। दैट को आप हमेशा याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए आप दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे।
अब बच्चे आता है तीसरा परिवर्तन आपका, उसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस का परिवर्तन। उसको हम कैसे करते हैं, तो गौर कीजिए बच्चे। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट टेंस रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, किंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस हो जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच टेंस को भी पास्ट टेंस कर देते हैं। इसको समझिएगा बच्चे, क्या करते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट टेंस है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को आप नहीं बदलेंगे, किंतु यदि बच्चे रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस हो जाएगा तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस कर दीजिएगा। कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, विल को वुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में बदल देते हैं। बच्चे ये आप 10 परिवर्तन हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन का परिवर्तन। अगले चीज़ आती है आपके बच्चे कि रिपोर्टेड स्पीच में कभी कभी प्रोनाउन दिया रहता है तो उसका भी परिवर्तन आपको करना पड़ता है। उसका परिवर्तन कैसे होगा देख लीजिए। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन का परिवर्तन 1 2 3 बटा SON सूत्र से करते हैं। 1 2 3 प्रोनाउन के पर्सन को दर्शाता है तथा S सब्जेक्ट को, O ऑब्जेक्ट को तथा N नो चेंज को दर्शाता है। अर्थात फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन नहीं होता। बच्चे सूत्र है 1 2 3 बटा SON, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आप सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन का परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का परिवर्तन आप नो चेंज, इसका आप परिवर्तन नहीं करेंगे। एक चीज़ गौर कीजिएगा बच्चे कि आप भले प्रोनाउन का परिवर्तन कर दें, आप प्रोनाउन के केस को नहीं बदलेंगे। हर प्रोनाउन का 3 केस होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। आप इनके केस को नहीं बदलेंगे, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और इसको जो है आप चार्ट के माध्यम से इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आई मी माई, वी अस आवर, यू योर, ही हिम हिज, सी हर हर, इट इट्स, दे देम देयर। इस तरह का परिवर्तन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं कि कौन सा अगला परिवर्तन है। 5वां परिवर्तन क्या है। परिवर्तन, कुछ शब्द होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में आपका उसको भी परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे दिस को दैट में, दिस को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, बिफोर को एगो में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, हेंस को देंस में। इस तरह का परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। द मदर सेज टू रोहन, यू आर ए गुड बॉय, और ये बनेगा द मदर टेल्स रोहन दैट ही इज़ ए गुड बॉय। इस तरह का परिवर्तन आपको बच्चे सीखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट परिवर्तन बच्चे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसों का परिवर्तन हम अपनी अगली कक्षा में देंगे। आज के लिए इतना ही बच्चे। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।